गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 18 पढ़ाने जा रहे हैं। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज। देखिए ये किसकी कहानी है। ये कहानी है हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले की। किसकी है? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले की ये कहानी है कि वो क्या है कि संघर्ष यानी कि बहुत उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया जिसके कारण वह तुनक मिजाज हो गया। उनकी यह कहानी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया था। किसने लिया था? विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादिक अंश यहाँ दिया जा रहा है, यानी कि जो पेपर में छपा था उसका थोड़ा सा जो अंश है वो इसमें दिया गया है। विनीता, खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। ये किसने सवाल किया था? विनीता ने सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले से किया था कि आपका इतना लंबा सफ़र किस प्रकार से हुआ, आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, वो सब इसमें वो पूछ रही हैं। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। उन्होंने क्या बताया कि जो उनका बचपन था उसमें क्या है, बहुत सारी उनको परेशानियां रही हैं। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ है, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। यानी कि उनकी कैसी, वो बहुत गरीब थे कि एक हॉकी तक नहीं खरीद सकते थे वो। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। अब उन्हें क्या है कि उन्हें किसी से लेना नहीं पड़ता था, उधार नहीं लेना पड़ता था, किसी चीज़ का उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। मैंने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपका एक प्रश्न आता है कि धनराज पिल्ले ने अपना पहला जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेला और कहाँ पर खेला। तो आप क्या लिखेंगे? 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। फिर आता है कि उस समय उनकी उम्र कितनी थी, तो कितने लिखेंगे आप? 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। फिर प्रश्न आता है धनराज पिल्ले को कौन से सन में भारतीय टीम में सीनियर जो टीम थी उसमें डाल दिया गया। तो आप लिखेंगे 1986 में। और मैं बोरियां बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक, जो कब हुआ था 1988 के लिए, नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की यानी कि 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। क्या हुआ था? लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के लिए कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। कौन से उसके लिए? ऑलविन एशिया कप के लिए। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपको आपकी किस प्रकार की यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था।
मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? अब उन्होंने क्या प्रश्न किया, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने देखिए क्या सवाल पूछा है और उसका क्या जवाब देते हैं धनराज। कहते हैं इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है संघर्ष कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा, कि उनको पालने के लिए उन्होंने कितने कुछ सहा है। मेरे तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में क्या आता है, मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो क्या कहते हैं, अगर मैंने कोई गलती करी है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? अब देखिए प्रश्न आता है कि कृत्रिम घास पर धनराज पिल्ले ने कब हॉकी खेली? तो क्या आएगा इसका आंसर, कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी कि नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है किस तरह सोमया और जोविकम कार्वोहलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, यानी कि उनको सिखा रहे थे कि इस पर किस तरीके से खेलना है। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस तरह या इस कदर तरक्की कर सकता है, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? अब फिर ये प्रश्न फिर आता है कि धनराज पिल्ले के पास पहली बार कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी। कौन सी कार थी? सेकंड हैंड अरमाड़ा, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में एक खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। कौन सी खबर छापी थी?
कि हॉकी का जो सितारा है वो अब भी क्या है, मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की। अब उन्होंने क्या किया कि पैसे जमा किए और अपनी बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। क्या हुआ था? अब तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिलता है, पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। मतलब इतना बड़ा घर है वो। विनीता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो बच्चों, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं आए समझ में तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है? ओके, थैंक यू।